हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, आपको थोड़ा सा पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद मैं आगे का प्लान बताता हूं। तो मेरा नाम हितेश है और मैं कोटा में एक केमिस्ट्री फैकल्टी हूं। कोटा के लगभग हर बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चों हमने पढ़ाया हुआ है और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट पहले पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बच्चों, हमारा प्लान कुछ ऐसा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट सब्जेक्ट का, एक आप कह सकते हैं उसको क्रैश कोर्स या रैपिड रिवीजन। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम ऑलमोस्ट 60 डेज में पूरा सब्जेक्ट कवर करने वाले बच्चों। 60 डेज में, जैसे हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 3 पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में हम तीनों पार्ट को अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारा फोकस रहेगा मेन बच्चों, वो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मेन की टू सक्सेस इन एनी एग्जाम। बच्चों, आपको थ्योरी पढ़ाने वाले हजारों टीचर मिल जाएंगे और खासकर यूट्यूब पे तो भरमार है, बच्चे भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, मतलब हमसे पढ़े हुए बच्चे यूट्यूब पे थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो थ्योरी तो आपको कहीं भी पढ़ने को मिल जाएगी, आपको बुक्स में मिल जाएगी, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन जब तक बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में तो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में थोड़ी ना आपसे थ्योरी पूछी जा रही है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, भले ही थ्योरी आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाएगी, तो उसकी प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा बच्चों, वो रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। इन क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको बच्चों कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाने का प्लान हमारा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बच्चों टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कोई भी टॉपिक हमारा ना छूटे। बच्चों, आजकल आप देख लो किसी भी एग्जाम में आपको हर कोई टीचर एक ही चीज बोलेगा, खासकर केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, अरे एनसीईआरटी पढ़ लो, काम हो जाएगा, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आज तक आपने किसी न किसी टीचर से केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आपको पढ़ाई किसी ने एनसीईआरटी पूरी? क्या आपको एनसीईआरटी कभी किसी ने पूरी पढ़ाई? अगर पढ़ाई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाई है तो आपके पास अभी मौका है वो पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन करने का, क्योंकि जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, है ना। हमारा प्लान यही है कि आपको एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दी जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इस तरीके से आगे रखेंगे बच्चों। हम जो ये 60 डेज में टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसमें टॉपिक की थ्योरी और उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे हर टॉपिक की। ये जो प्रैक्टिस रहेगी ये टॉपिक वाइज ही रहेगी, है ना। क्योंकि आजकल एग्जाम में बच्चों पैटर्न ऐसा देखा जा रहा है, जैसे जब से एनटीए ने पेपर सेट करना चालू किया है, इन्होंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देना शुरू कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि जो छोटे चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन स्किप कर दिए जाते थे कई बार एग्जाम्स में, लेकिन अब ऐसा नहीं होता बच्चों। अब आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। इवन आप इनऑर्गेनिक की बात करो तो हाइड्रोजन जैसे चैप्टर से भी मिलेंगे। हाइड्रोजन से तो अब हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, एस ब्लॉक से क्वेश्चन मिलेंगे। इवन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे एक सिंगल पेपर में। सोच रहे हो, ये सब्जेक्ट, इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, ये आप सभी को भी पता है, आप सबके दिमाग में भी वही धारणा बनी हुई है जो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसा चैप्टर कौन पढ़े यार, एक क्वेश्चन के लिए कौन पूरे चैप्टर को रटे, क्योंकि पूरा चैप्टर रटने वाला है। जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन की, है ना, तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्लान है बच्चों। इस प्लान को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हर एक चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने वाले तो बायोलॉजी, और जेई का एग्ज़ाम देने वाले तो मैथमेटिक्स। तीनों सब्जेक्ट इक्वली बराबर होते हैं।
वैसे ही केमिस्ट्री में भी ये तीनों सब्जेक्ट इक्वली बराबर हो गए हैं। पहले ऐसा किया जाता था किसी जमाने में कि फिजिकल को ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती थी, फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे कभी कभी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता बच्चों। बराबर वेटेज होता है तीनों पार्ट का, बिल्कुल बराबर। आपको जेई की अगर बात करो तो जेई में एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे भले ही मिल जाएगा, है ना, लेकिन नीट के एग्जाम में 15-15 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेंगे। अगर 45 क्वेश्चन हम मान के चलें जो कि अभी तक होता आ रहा है नीट में, तो यहां पर आईओसी के 15, ओसी के 15 और पीसी के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हर सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको कभी भी सक्सेस नहीं दिलाएगा एग्जाम में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ केमिस्ट्री अच्छी करके चले जाओ और एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, या आप ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ बायो अच्छी कर लो या फिजिक्स अच्छी कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट बराबर बराबर हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है तो हम उसे ज़्यादा पढ़ें, है ना। तो यहां पर जिस तरीके से तीनों सब्जेक्ट बराबर होते हैं किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वैसे केमिस्ट्री में आईओसी, ओसी और पीसी तीनों बराबर बराबर वेटेज रखेंगे और तीनों में आपको बराबर तैयारी करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो ये तो हमें समझ में आ जाता है, हम ये अच्छे से कर लेंगे पीसी वाला, आईओसी तो रटने वाला पार्ट है, आईओसी हम नहीं पढ़ेंगे। या किसी को आईओसी ज़्यादा पसंद होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ यार इसमें तो बढ़िया ट्रिक्स वगैरह होती है, सिंपल रटना ही तो होता है और करना ही क्या है, तो हम तो आईओसी पढ़ लेंगे, पीसी में कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं बच्चों, हम हर टॉपिक पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन सीधे टॉपिक पर आते हैं, है ना। एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मामला बोरिंग जा रहा है। तो बच्चों शुरू करते हैं। ये अपना कुछ प्लान था जो मुझे आपको बताना था। आज से हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं और केमिस्ट्री में हम सीधे केमिस्ट्री वाले पार्ट पर नहीं आएंगे, पहले हम केमिस्ट्री को समझेंगे थोड़ा बहुत, उसमें हम थोड़ा सा बच्चों बेसिक पार्ट लेंगे आज। बेसिक पार्ट मतलब सबसे पहले हम एटम को समझते हुए चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में एकदम छोटे से छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है। एनसीईआरटी की एक ऐसी लाइन जिस पर कभी टीचर्स का भी ध्यान अच्छे से नहीं जाता, वहां से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे एनसीईआरटी से उन लाइंस से क्वेश्चन बना के डाले गए हैं जिस पर इवन टीचर्स का भी ध्यान नहीं जाता है। अब भाई एक बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया किसी लाइन से तो उसके बाद तो हर कोई पढ़ाना चालू कर देता है, लेकिन क्या पहले आपको किसी ने वो बताया था? नहीं, है ना, क्योंकि खुद टीचर्स का ध्यान नहीं जाता है। तो इसीलिए हम वो सारी चीजें आपकी इन लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज से हम केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज हम बिल्कुल बेसिक पार्ट शुरू करने वाले हैं। केमिस्ट्री में आपको पता ही होगा बच्चों, केमिस्ट्री जो भी है, पूरी केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक एटम पर बेस्ड है। एक एटम ने पूरा सब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये पूरा सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड है। आप एटम ही कैलकुलेट करोगे, कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कंपाउंड कैसे बनेंगे, है ना, उस एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी जिनके अकॉर्डिंग वो रिएक्शंस देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके अराउंड घूम रही है? एक एटम के अराउंड घूम रही है। तो सबसे पहले तो हमें एटम को समझना होगा, एटम होता क्या है ना। तो ये एटम वाला जो पार्ट है बच्चों, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर एक टॉपिक पढ़ेंगे अलग से पूरा, उसमें कंप्लीटली हम एटम की ही बात करेंगे। उसमें एटम के अलग अलग मॉडल्स जो एटम को समझाने के लिए, भाई एटम कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या होता है। जैसे कि अगर एक घर की हम बात करें, है ना, हम मार्केट में गए, सपोज जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले घर चेंज मैं करने वाला था, तो मार्केट में हम लोग घूम रहे थे, घर ढूंढ रहे थे, कोई अच्छा घर मिल जाए रहने के लिए। तो हम क्या करते थे, जाते घर में क्या देखते थे कि हाँ यार इस घर में बालकनी है, इसमें सामने पार्क है और घर में इतने कमरे हैं, है ना, रूफ है या नहीं है, छत है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना। तो फिर मैं घर आके बताता था, जैसे मम्मी के पास गया तो उनको बताया कि आज मैं ऐसा घर देख के आया हूँ, वहाँ पे ये चीज़ें थी, उसमें सामने पार्क था और आगे लॉन था, ये सब चीज़ें हम देखा करते थे।
वैसे अगर मुझे आपको एटम के बारे में बताना है कि बच्चों एक एटम ऐसा होता है, मैं आपसे इस एटम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको क्या बताऊँगा, भाई इस एटम के अंदर ये होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, है ना। तो एटम के जो मॉडल्स हैं वो सारी चीज़ें हम कहाँ कवर करने वाले हैं, वो तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कवर करने वाले हैं। आज हम उससे भी ज़्यादा बेसिक टॉपिक लेने वाले हैं, जिससे आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सीखने को मिलेंगी और वो टर्मिनोलॉजीज आगे आपके काम आएंगी। ठीक है, तो देखो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। एटम या इस यूनिवर्स की शुरुआत से बात करते हैं ना। ये जो यूनिवर्स है ये शुरू कैसे हुआ, तो इस पर तो खैर अभी भी डिस्कशन चलता ही है कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी डिस्कशन करते रहते हैं कि एटम जो है बने कैसे या ये यूनिवर्स कैसे बना, है ना। इस यूनिवर्स में बेसिकली बच्चों क्या है, इस यूनिवर्स में मेनली दो चीज़ें हैं, एक तो मैटर और एक एंटी मैटर। अगर आप लोग डिस्कवरी, नेट जियो वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें जनरली सुनने को मिलती रहेंगी कि एक मैटर होता है और एक एंटी मैटर होता है। या और आसान भाषा में समझें तो एक तो होता है मैटर और बाकी जो दूसरा बचता है वो खाली स्पेस, है ना। जैसे कि आप इस यूनिवर्स को अगर ध्यान में रखो तो आपको क्या नज़र आएगा, तो प्लैनेट्स नज़र आएंगे, है ना, और या फिर उनके छोटे छोटे सैटेलाइट्स नज़र आएंगे, और उसके अलावा क्या है, खाली स्पेस है इस यूनिवर्स में। तो ये दुनिया जो है बच्चों दो चीज़ों से मिलकर बनी है, समथिंग और नथिंग। समथिंग और नथिंग। ये जो समथिंग है भाई, नथिंग हो गया खाली स्पेस, और ये जो समथिंग है, इस समथिंग को हम बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। और इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी। आपको डेफिनेशन क्या सिखाई गई है मैटर की, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं। मैटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब ये जो मैटर है बच्चों, ये जो मैटर है, ये जो मैटर है, ये मैटर अलग अलग टाइप का मैटर होता है। मैटर क्या है, मैटर आप हो, मैटर मैं हूं, मैटर ये मार्कर है, मैटर ये बोर्ड है, ये कैमरा है, ये सब कुछ, आपका मोबाइल फोन जो है वो भी एक मैटर है। जो भी चीज मास रखती है या स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर कहलाती है। मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है इस दुनिया में, वो मैटर है। और वो चीज़ बनी कैसे, जैसे कि ये मार्कर कैसे बना, ये बोर्ड कैसे बना, ये कैमरा, ये मोबाइल फ़ोन कैसे बना, वो बेड जिस पर आप लेट के आराम से अभी वीडियो देख रहे हो वो कैसे बना, वो सब एटम्स से मिलकर बना है। वो एटम से मिलकर बना है। यानी कि इस मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है बच्चों, एटम है। सपोज कोई भी एक मैटर मेरे पास है ना, ये एक मैटर है, तो ये कुछ ना कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ये जो मैटर है कुछ ना कुछ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा, और इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये है एटम्स। यानी कि जैसे एक दीवार बनाई जाती है, एक वॉल बनाई जाती है, तो वॉल बच्चों कैसे बनाई जाती है, एक एक करके ईंट लगाई जाती है ना, एक एक करके ब्रिक जोड़ी जाती है उसमें। तो वो जो पूरी दीवार है, अब जैसे ये जो दीवार बनी हुई है, अभी आपको इसमें वो ईंटें नजर नहीं आ रही है ना, लेकिन बनी किससे, उन ईंटों से, उन ब्रिक्स से बनी है। वैसे जो मैटर है वो किससे बना है, एटम से। एक एक करके एटम जुड़ते गए और मैटर बनाते गए, अलग अलग टाइप के मैटर जुड़ते गए, अलग अलग टाइप के एटम्स जुड़ते गए और मैटर बनाते गए। ठीक है, तो मैटर किससे बना है, एटम से। अब एटम अगर अलग अलग टाइप के होते हैं बच्चों, तो उनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जाना चाहिए। भाई पता लगना चाहिए ना कि ये एटम अलग है, ये एटम अलग है, ये एटम अलग है। जैसे कि आप हो, मैं हूँ, तो अगर मेरी आइडेंटिटी अलग है, आपकी आइडेंटिटी अलग है, तो उसको हम बताएंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ मेरा नाम हितेश है और आप कहोगे मेरा नाम राहुल है, प्रिया है, निधि है और अंकित है, जो भी है, सोनू मोनू जो भी है,
तो आइडेंटिटी अपनी अलग अलग है। वैसे एटम्स अगर अलग अलग टाइप के हैं तो इनको आइडेंटिटी अलग अलग देनी होगी। हमें बताना पड़ेगा कौन सा एटम किस नाम का, कौन सा एटम कितना भारी, कौन सा एटम कितना हल्का, कौन सा एटम फास्ट, कौन सा एटम स्लो, है ना। अब ये फास्ट और स्लो बाद में आएंगे, ये क्या है फास्ट और स्लो मैं बाद में बताऊंगा। तो बच्चों एटम्स जो हैं इनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर अलग अलग एटम्स हैं तो एक एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। एक एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा नाम हितेश है और मुझे सब बाबा के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे अगर एक एटम अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो कैसे करेगा कि मेरा नाम ये है और मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने बच्चों छोटी क्लासेस में एग्जाम्पल सीखे होंगे, जैसे सोडियम आपको बोला जाता है, सोडियम एक एलिमेंट है। तो एक सोडियम एलिमेंट जो है इसका जो एटम है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसको ऐसे लिखा जाता है Na, है ना। तो ये Na क्या है, ये इसका नाम है, सोडियम इसका नाम है और Na क्या है, Na इसका सिंबल है। जैसा मेरा सिंबल ये हो गया कि मेरे को बाबा बोलते हैं, ये सिंबल है, ठीक है। और सोडियम को हम Na, ये इसका सिंबल हो गया, Na नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो सिंबल हमने लिखा है यहां पर नीचे कुछ डिजिट लिखी होती है और ऊपर कुछ डिजिट लिखी होती है। जो नीचे डिजिट लिखी होती है बच्चों, जैसे कि इसके यहाँ पर सोडियम के नीचे 11 लिखा हुआ होता है और ऊपर 23 लिखा हुआ होता है। अब ये 11 और 23 क्या है, तो देखो एक एटम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज ये X एक एलिमेंट है जिसका ये एटम है, ठीक है। इस एटम को मैंने रिप्रेजेंट किया है ऐसे और नीचे लिखा जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। और ऊपर लिखा जाता है इसका मास नंबर। मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। अब ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, तो देखो एटॉमिक नंबर को बच्चों हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यहां पे मुझे अपने आप को और प्रिसाइजली रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हितेश नाम का तो कोई भी हो सकता है ना, किसी का भी नाम हो सकता है हितेश। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी एज बता दूंगा, मेरी हाइट बता दूंगा या मेरा वेट बता दूंगा, ठीक है। तो एज तो मैं नहीं बताने वाला, है ना। एक कुंवारे लड़के से उसकी एज पूछना अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर यहाँ पे बच्चों मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, जैसे सपोज मैं हाइट रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 5'8" मेरी हाइट है और वेट जो है मेरा बच्चों 68 है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये मेरी हाइट बता दी और ये मैंने अपना वेट बता दिया, ठीक है। तो मैं और ज़्यादा प्रिसाइजली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। वैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर बता दिया और उसका मास नंबर बता दिया। एटॉमिक नंबर क्या है, Z होता है बच्चों एटॉमिक नंबर। ये छोटी क्लासेस में मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये पढ़ा दिया गया है ना, लेकिन बताऊंगा मैं भी इसके बारे में। Z होता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, एक एटम में अभी ऊपरी तौर पर हम देख रहे हैं सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आपको पता ही है ना, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इनके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भर दिया। तो बच्चों ये जो एटम है इसमें ये जो सेंटर में मैंने बनाया है ये होता है न्यूक्लियस और इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और ये जो आजू बाजू ये जो गोला मैंने बनाया है ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इसके बाजू। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है। प्लैनेटरी सिस्टम हमारा क्या है, सन है, हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। वैसे ही बीच में ये रहा न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सूर्य है बच्चों, सूर्य आप अपने प्लैनेटरी सिस्टम की बात करें अगर, तो इसमें जो ऑलमोस्ट सबसे बड़ा जो एंटिटी है अपने सोलर सिस्टम की अगर अपन बात करें तो उसमें सबसे बड़ा सूर्य है, यानी कि सबसे भारी है। तो यहाँ पर सबसे भारी न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में एक एटम का ऑलमोस्ट सारा मास जो है वो यहाँ कंसंट्रेटेड रहता है बच्चों, सेंटर में, इस न्यूक्लियस में। और वो किसकी वजह से है, न्यूक्लियस में देखो कौन कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी वजह से इसमें ऑलमोस्ट सारा मास कंसंट्रेटेड है। और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर इसके अराउंड घूम रहे गोल गोल, ठीक है, इनका मास बहुत कम होता है। ये सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा, इसका मास कितना होता है, इसका मास कितना होता है, इसका मास कितना होता है ना, उनको कैसे कैलकुलेट किया है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा आगे। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन, और ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इस एटम को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सपोज ये बच्चों सोडियम का एटम है, ये जो मैंने बनाया है ये सोडियम का एटम है। तो मैंने बोला कि ये Na है, ये एटम, ये वाला एटम है, इसमें एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों वो इसके इक्वल होता है। किसी भी एटम में कभी भी प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है। तो क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं होते, इसलिए हम एक एटम को हमेशा उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, इसलिए उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ये जो Z हमने यहाँ पर लिखा है, ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है कि एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि सोडियम का मैंने बच्चों देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या लिखा है 11, यानी कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11। अब आपसे पूछा जाए सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। ये सोडियम एटम का डायग्राम है, इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर अंदर न्यूक्लियस में 11 ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे वो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर। अब जैसे एक और चीज मैंने यहां पर लिखी है ए, ये ए क्या है, ये ए होता है बच्चों मास नंबर। अब ये मास नंबर क्या चीज है, आप इसको ऐसे जनरली बोल सकते हो कि एक एटम के वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मास नंबर होता है। और एक एटम का वेट जो होता है बच्चों मेनली वो सारा कंसंट्रेटेड होता है इधर सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मास नंबर जो है बच्चों हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम लेते हैं। एक एटम में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस में वही उसका मास नंबर कहलाएगा। तो यहां पर 23 मैंने लिखा है सोडियम के ऊपर, तो ये सोडियम जो है इसके ऊपर मैंने नीचे 11 लिखा यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और ऊपर 23 लिखा यानी कि इसका मास नंबर 23 है। मास नंबर 23 यानी कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने हैं 23। तो देखो प्रोटॉन कितने हैं 11 हैं, यही लिख लेते हैं। और मास नंबर कितना दिया हुआ है बच्चों 23। मास नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके कितने हैं यहाँ पे 23, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके 23 हैं और ये 11 है। तो क्या आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे, चलो कैलकुलेट करके दिखाओ। मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 23 हैं, हमें पता है प्रोटॉन 11 है, तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। न्यूट्रॉन 23 माइनस 11 तो ये आ जाएगा बच्चों 12। यानी कि अब मैं ये बोल सकता हूं कि इस एटम में सेंटर में 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। इस न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तभी तो इनका मास नंबर क्या आया, इनका मास नंबर इसीलिए तो 23 आया था, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे देखो इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे लिखा है, ये ऐसे नेगेटिव लगाया इस पे, इसका क्या मतलब है, इस पर चार्ज होता है नेगेटिव। प्रोटॉन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और कितना चार्ज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻9 माइनस 19 कूलाम, और ये माइनस में होता है। और ऐसे ही प्रोटॉन पर प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, ये एक बेसिक यूनिट होती है बच्चों चार्ज की, ये एक बेसिक यूनिट है चार्ज की, मतलब इससे छोटी चार्ज की यूनिट डिफाइन नहीं की जाती, उसका मतलब ही नहीं है। सबसे बेसिक यूनिट ये मानी जाती है चार्ज की। ठीक है, ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स
अगर आपने पढ़ लिया है तो वहाँ पर आपको बता दिया गया होगा कि बेसिक यूनिट ये ली जाती है ना। फिजिक्स भी आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी बच्चों, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा में। जितना आपने यहाँ पर पढ़ा है यह आपके हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया बच्चों, इतना शानदार रिवीजन हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। अगर थोड़ा सा सब्र है आप में तो आप बस बने रहिए हमारे साथ, आप खुद लास्ट में याद रखेंगे कि हाँ यार पढ़ाया था किसी ने, अच्छे से रिवीजन कराया था और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आए उससे। ठीक है, तो चलिए फिर मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन को लिखा, कहाँ लिखा था मैंने, ये लिखा इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, और फिर मैंने न्यूट्रॉन को लिखा। इसके ऊपर मैं जीरो लिख रहा हूँ बच्चों। जीरो क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका नाम न्यूट्रॉन भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि न्यूट्रल होता है बच्चों। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर चार्ज कितना होता है? जीरो। ठीक है, तो ये था हमारे एटम का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों हमने क्या किया, एटम को ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये x एक एटम है और ये जो x है इसमें हम नीचे इधर लिखते हैं z। ये z क्या होता है? ये z होता है इसका एटॉमिक नंबर। इधर ऊपर हम लिखते हैं a, ये a क्या होता है? इसका मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मास नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के सम के। ये x क्या है? ये x उस एलिमेंट का सिंबल है, जैसे कि सोडियम का सिंबल Na है। ठीक है, तो एक काम करो, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे दिखाओ। वैसे तो तुम लोगों को आता ही होगा, कैलकुलेशन तो तुम्हारी अच्छी होगी सही, मेरी तो खैर अच्छी है नहीं, मेरी थोड़ी सी वीक है कैलकुलेशन। मैथ्स मुझे हमेशा से ही अपने ऊपर से जाती थी बच्चों, बाउंस कर जाती थी मैथ्स। और मैथ्स के पीरियड में वैसे भी हम क्रिकेट खेलने चले जाते थे, तो सबसे पहला ही केमिस्ट्री का पीरियड होता था, तो केमिस्ट्री सीखी है लाइफ में, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके बता दो। बता ही देंगे आप लोग। मुझे आयरन एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके बताओ। आयरन एटम है, इसमें 26 इसका एटॉमिक नंबर है, 56 इसका मास नंबर है। तो मुझे फटाफट से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके बताओ। वीडियो को पॉज कर दो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट से कैलकुलेट कर लो, फिर वापस आओ। कमेंट जरूर कर देना आंसर डिस्कस करने से पहले। डिस्कस तो अभी करेंगे, होमवर्क नहीं दिया जाता यहाँ पे, है ना। होमवर्क नहीं दिया जाता क्लास के बीच में। हाँ, आपको अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिस करनी है अलग से, हमें क्वेश्चन की घर पे अलग से, आपके सामने नहीं करनी है, आपके सामने हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हमें तो अलग से करने चुपचाप कोने में बैठ के, तो वो भी आपकी व्यवस्था करवा दी जाएगी। हम क्वेश्चंस आपको दे देंगे, आप घर पे आराम से चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बच्चों अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चंस का स्टॉक है, हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप अच्छे से देख सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके बताओ। कर लिया होगा अभी तक, है ना। आपने पॉज कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो आराम से बैठ के देख रहे होंगे कि हाँ अभी सर सॉल्व करके तो बताएंगे, हम काहे को मेहनत करें। तो ठीक है, मेहनत मैं कर लेता हूँ, एग्ज़ाम भी मैं ही दे लूँगा, सेलेक्ट भी मैं ही हो जाऊँगा और डॉक्टर या इंजीनियर भी मैं ही बन जाऊँगा। वैसे मैं बता दूँ मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ तुम लोगों की भावनाएं। पहले इस क्वेश्चन पे आते, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 26, यानी कि हमें Z दिया हुआ है 26। Z 26 है, एटॉमिक नंबर 26 है, इसका मतलब कितने प्रोटॉन्स हो गए भाई? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें 26 ही प्रोटॉन हैं। और एक एटम की बात करें तो एक एटम में अगर 26 प्रोटॉन है तो 26 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हमने निकाल लिया 26। न्यूट्रॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मास नंबर दिया हुआ है हमें 56 और ये इक्वल होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। तो इनका सम अगर 26 दिया है, इसका वैल्यू हमें पता है, तो इसका वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे ना। तो बच्चों यहाँ पे प्रोटॉन है 26 और न्यूट्रॉन निकालने हैं और इनका सम 56 के इक्वल है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? फटाफट से निकाल लो। यही आ जाएगा। ठीक है, मैथ्स मेरी थोड़ी सी वीक है, अगर मैं गलत निकाल दूं आंसर तो आप लोग चेक कर लेना बच्चों कैलकुलेटर से, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स तो आपकी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपकी भी वीक ही है। तो
ये हमारे पास आ गए बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने आए 26, प्रोटॉन आए 26 और न्यूट्रॉन आ गए 30। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पहले एग्जाम्स में पूछ लिए जाते थे। पहले क्या होता था, स्टेट वाइज एग्जाम होते थे, है ना, स्टेट पीईटी, स्टेट पीएमटी। तो जैसे कि मैं कोटा से रहने वाला हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, और मतलब मैंने हमेशा से, मैं कोटा में ही मैंने पढ़ाई की है और कोटा में ही मैंने पढ़ाया है। मतलब मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि दोनों ये है। यहाँ पर अब जैसे राजस्थान जो क्षेत्र है अपना, इसमें क्या होता, पहले आरपीएमटी और आरपीईटी होता था। तो बच्चों दोनों में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, एनटीए क्वेश्चन देता है। तो सारे के सारे जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे एनटीए के थ्रू सिलेक्शन लेते हैं, है ना। चाहे वो अपना जेई मेंस हो जाए या नीट हो जाए या जेई एडवांस का अभी थोड़ा सा अलग मामला चल रहा है। जेई एडवांस वाले आपको पता ही है, आईआईटी वाले थोड़ा सा ज़्यादा कचरे में रहते हैं। आईआईटी वाले ये सोचते हैं हम थोड़े ज़्यादा सुपीरियर हैं, तो वो अपना पेपर अलग सेट करते हैं। लेकिन कभी कभी वो भी पूछ लिया करते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। कोई अलग चीज़ नहीं है, वो भी पढ़ाते केमिस्ट्री ही है, और वो भी यही सब चीज़ें पढ़ते हैं। बस दिमाग में को कचरा रहता ना कि हम आईआईटी से हैं, आईआईटी से, तो वो वाली बात है। बाकी आपको पता ही है आगे आईआईटी वालों का क्या हाल होता है, और है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम हलवा परोस के दे दिया जाएगा प्लेट में कि लो बच्चों खा लो, है ना। थोड़ा बनाना भी पड़ेगा अपने को। तो कैसे बनाते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलो मुझे बताओ मैग्नीशियम 2+। मैग्नीशियम तो आसान हो जाएगा बच्चों, नहीं आसान हो जाएगा तो फिर आप लोग कहोगे कि क्या सर, मतलब एकदम लल्लू क्वेश्चन करवा देते हैं और हमसे बोलते हैं कि देखो मैंने क्वेश्चन करवाए। तो बच्चों ऐसा बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन अच्छा ही लेंगे अपन। तो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, चलो, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों Ni+2, ठीक है। ये ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है। तो ये अगर आप 11th या 10th क्लास में हैं तो भी आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर आप 12th या 13th यानी कि 12th पास आउट हैं और आप सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहे हैं एग्जाम के लिए, तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब करने लायक है, इतना ज़्यादा मतलब बेइज्जती फील मत करना है इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। Ni+2 की हम बात करें, Ni+2 में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं। और आज ये जो बच्चों में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिस आप आगे आपके काम आएगी। आप ये मत सोचना कि क्या फालतू चीज़ें पढ़ा दी सर ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, समझ लोगे अगर इसको, तो आगे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। भाई ऐसा नहीं होता हम सीधे ही, अब जैसे आपने, अब जो 12th या जो 13th वाले बच्चे हैं अपने, वो ये सोच रहे होंगे कि क्या सर फालतू चीज़ें पढ़ा रहे, मैटर वैटर ये कभी ना एग्जाम में पूछा जाता है, ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करवाए जाते हैं। लेकिन होता ऐसा है बच्चों कि अगर बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लें तो आगे जो एडवांस चीज़ें हैं ना वो आप फास्ट कर पाएंगे। अब सपोज अगर यही चीज़ आपसे बचपन में बोल दी जाती थी, क्या ABCD इसको सिखाना, सीधे इसको तो ग्रामर सिखाओ, है ना। बचपन में तो ABCD सीखी थी ना, तो ABCD आपने अच्छे से सीख ली और कई साल लगाए ABCD सीखने में, कई साल मेहनत की उस पर, तभी तो अब जाके एकदम फ्लुएंट आप इंग्लिश या हिंदी बोल सकते हैं, है ना। अगर वर्णमाला क ख ग याद नहीं किए होते, क से कबूतर, ख से खरगोश है। अब अगर पीछे देखते हैं कि यार हम कैसे याद करते थे क से कबूतर, ख से खरगोश, तो अजीब लगता है ना। लेकिन पहले यही चीज़ें टफ लगती थी। तो अभी अजीब क्यों लगता है, क्योंकि अब आपने उन चीज़ों पे मास्टरी कर ली है। अब आप उन चीज़ों पे मास्टरी कर चुके हैं। अब आपको नींद में अगर कोई पूछेगा ना क से, तो आप नींद में बोलोगे कबूतर। लेकिन पहले बोलते थे क्या, नहीं, पहले डंडे मार मार के बुलवाना पड़ता था। तो कंसेप्ट ये होता है बच्चों कि आप बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लेंगे तो एडवांस चीज़ों को उतना ही फास्ट कर पाएंगे, और एडवांस चीज़ों को फास्ट करेंगे तभी तो पेपर में फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर में फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो भी एफिशिएंसी के साथ, है ना, एफिशिएंसी के साथ। अब आपसे अगर क से पूछा जाएगा, क से क्या होता था, आप कबूतर ही बोलोगे, आप ऐसा तो बोलोगे नहीं क से खरगोश, है ना। क्यों, आप नींद में भी कबूतर ही बोलोगे। आपको नींद में से एकदम जगा के पूछ लिया जाएगा क से क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, कबूतर। क्या बोलोगे, कबूतर। ऐसा तो नहीं बोल दोगे नींद में कि क से खरगोश। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली उस चीज़ की, नींद में भी आप वो बोल सकते हो, ठीक है।
तो ये चीज़ें बच्चों इसीलिए हम बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, और इतनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि गलती से भी मिस्टेक ना हो। हाँ, गलती से भी मिस्टेक ना हो। Ni+2 की बात कर रहे हैं हम। Ni+2 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं। तो Ni+2, अब इसके लिए बच्चों आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आपको हर बार ऐसे लिखकर नहीं दिया जाएगा, मैंने बोला ना, हर बार ऐसे हलवा परोस के नहीं दिया जाएगा कि लो बच्चों खा लो, है ना, ऐसा नहीं किया जाएगा। आपको Ni+2 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। ये अगर आप ओलंपियाड देने में इंटरेस्टेड हैं, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, अगर आप ओलंपियाड, NTSC, KVPY देने के मूड में हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये आपके बहुत काम की चीज़ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने हर एग्जाम के लिए पढ़ाया बच्चों। KVPY, ओलंपियाड, NTSC, IIT JEE मेन, IIT JEE एडवांस, नीट, और पहले स्टेट वाले होते थे, तब तक तो अपन स्टेट वाले अब रहे नहीं, तो उनकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। Ni+2 के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाएं, तो इसके लिए हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए बच्चों। और एटॉमिक नंबर आप सभी को याद होगा इसका, और अगर नहीं है तो मैं याद करवाऊंगा, और ऐसे याद करवाऊंगा, मेरी गारंटी है बच्चों, पूरी पीरियोडिक टेबल ऐसे याद करवाऊंगा कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे, और याद रखोगे एटलीस्ट उसके लिए कि हाँ, एक बंदा आया था, पढ़ा के गया था, पीरियोडिक टेबल पूरी याद करा के गया था। अपने बच्चों को भी बताओगे कि हाँ, ऐसा सर ने किया था। Ni+2 की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर ले, तो देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 28। तो Z है 28, एटॉमिक नंबर है 28, यानी कि इसमें कितने प्रोटॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 28। अब देखो यहां पर प्लस का 2 चार्ज है। प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस का 2 चार्ज आया। अब एक इलेक्ट्रॉन के जाने पे +1 चार्ज आता है, +2 चार्ज लिखा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गए। तो एटॉमिक नंबर 28 है, तो इसमें 28 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, उसमें से 2 चले गए, तो अब कितने बचे बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन यहां पे 28 नहीं बचे, प्रोटॉन तो 28 हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पे 2 चले गए, तो 28 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, और यहां पे अगर आपको इसका मास नंबर दे दिया जाए, मास नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, मास नंबर आपको अगर कैलकुलेट करवाना है तो क्वेश्चन में मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल मास नंबर मिलता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आप यहां पे मान के चलो आपको 57 दिया है बच्चों इसका मास नंबर, ये इसका मास नंबर दे दिया आपको। अगर मास नंबर दे दिया, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लोगे। आपको दिया है 57, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है ये, तो आपको प्रोटॉन्स पता है, तो आप न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे बच्चों। 57 में से 28 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई थिंक 29, यही आ जाएगा, हाँ यही आ जाएगा। बाकी तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर है ही, आप लोग कर ही लेंगे, है ना। तो इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, है ना, यानी कि हम क्वांटम नंबर्स की बात करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कीजिए और एटम के साथ खेलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।